तो चेनसॉ मैन की मूवी अब इंडियन थिएटर्स से जा चुकी है, यानी कि अब इसको देखने का टाइम ख़त्म और अब इसकी हिडन डिटेल्स को डिस्कस करने का टाइम आ चुका है, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं इसके ओपनिंग सीन की, जिसमें हमें देंजी का सपना दिखाया गया है। ये सीन एकदम कलरलेस है, बिल्कुल मांगा के एक पेज की तरह, और ये ना तो सिर्फ मांगा के जैसा फील देता है बल्कि इस सपने को और भी सपने जैसा फील करवाता है। लेकिन क्या आपने ये बात नोटिस की है कि चेनसॉ मैन का सीजन 1 भी देंजी के सपने के साथ स्टार्ट होता है और उसी सपने के साथ ख़त्म होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस मूवी की शुरुआत में भी हमें ये सपना दिखाया जाता है और मूवी के एंड में भी हमें कैफ़े के बाहर की गली बिल्कुल वैसे ही दिखाई जाती है जैसे सपने में हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि रेज़े आर्क ख़त्म होने के बाद हमें मांगा में देंजी का सपना एक बार फिर दिखाया जाता है, जिसका मतलब कि चेनसॉ मैन का सीज़न 2 भी इसी सपने के साथ स्टार्ट होगा। यानी कि चेनसॉ मैन का सीज़न 1 मूवी और सीज़न 2 ये तीनों देंजी के सपने के साथ स्टार्ट होते हैं और ख़त्म होते हैं। बस सीज़न 2 के ख़त्म होने तक हमें उस सपने का सच पता चल जाएगा। इसके बाद जब देंजी जागता है तो आप नोटिस करेंगे कि इस बार रूम सीज़न 1 के एंड से थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, क्योंकि इस बार टेबल पे थोड़ा ज़्यादा कचरा है। इस वजह से ये सीन अब मांगा से ज़्यादा सिमिलर लग रहा है, और इस एग्जाम्पल की वजह से आप शुरुआत से ही ये बता सकते हैं कि इस बार चेनसॉ मैन को मांगा से ज़्यादा सिमिलर बनाने की कोशिश की गई है। अब बात करते हैं इस मूवी के ओपनिंग सॉन्ग आइरिस आउट की, जो कि सच में शानदार है, क्योंकि हर एनिमे मूवी को इस तरह एक कमाल का ओपनिंग सीक्वेंस नहीं मिलता है इस तरह के सॉन्ग्स के साथ। और बस इतना ही नहीं, बल्कि इस पूरे ओपनिंग सीक्वेंस में भी आपको काफ़ी सारी हिडन डिटेल्स दिख जाएंगी। सबसे पहले तो इस न्यूज़पेपर पे पब्लिक सेफ्टी के सबसे रिसेंट बड़े मिशन के बारे में लिखा गया है, जो कि है सीजन 1 के एंड की लड़ाई। इसमें 2 डेविल जैसे लोगों की फाइट के बारे में भी लिखा गया है, जो आप समझ ही गए होंगे कि कौन है। फिर हमें यहाँ पे जो चूहा दिखता है उससे हमें ये पता चलता है कि माँ की नज़र शुरुआत से ही हर जगह थी। अब यहाँ पे जो हमें इतने पोचीता डांस करते हुए दिखते हैं, वैसे ही एक चीज़ हमें आगे भी दिखने वाली है। जब एंजल डेविल हवा से ज़मीन पर उतरता है तो वो बिल्कुल 2005 की डीसी मूवी कॉन्स्टेंटाइन के एक सीन से काफ़ी मिलती जुलती है। एक सेकंड के लिए हमें इंट्रो में नोमो और डिवीजन 2 के वाइस प्रेसिडेंट भी दिखते हैं, जिनका खेल तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। इस बार हमें 3 नए डेविल्स भी दिखाया जाता है जो मांगा में नहीं थे, जिसे हम कह सकते हैं पेंसिल डेविल, टर्निप डेविल और मूज डेविल। फिर हमें वो टारगेट भी दिखता है जो चेनसॉ मैन वॉल्यूम 4 के कवर पेज पे था। इसके बाद हमें जो पंखा दिखता है वो तो आपको पहले एक नॉर्मल पंखा लगेगा, लेकिन इसमें भी कई हिडन डिटेल्स छुपी हैं। सबसे पहले तो ये वही पंखा है जो चेनसॉ मैन के कलर पेज में देख चुका है। इसके अलावा यहाँ पे आपको चेनसॉ मैन के क्रिएटर तात्सुकी फुजीमोटो की 2 दूसरी बुक्स के कवर पेजेस भी दिख जाएंगे, जिसमें से पहला है बिफोर चेनसॉ मैन का पहला पार्ट, और इसका एनिमे अडेप्टेशन अब नवंबर में ही इसी साल रिलीज़ हो रहा है। और दूसरा है गुड बाय एरी, जो कि मूवी लवर्स को बहुत पसंद आएगा। और हमें जो इतने सारे कलर स्प्लैशेस दिखते हैं, वैसे ही कलर स्प्लैशेस फुजीमोटो चेनसॉ मैन के आर्ट में भी यूज़ करते हैं। इसके बाद हमें दीवारों पर उन मूवीज़ के पोस्टर्स भी दिखते हैं जिन्हें देंजी और माकिमा बाद में देखने जाते हैं, और उनमें से एक का ट्रेलर भी देंजी टीवी पर देखता है। उसमें से जिस मूवी को देख के देंजी और माकिमा रो पड़ते हैं, उसका पोस्टर पे नाम तो कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन इसका जो सीन उन्हें रुला देता है वो इंस्पायर्ड है एक 1959 की रशियन मूवी से, जिसका नाम है द बैलेड ऑफ अ सोल्जर। इसके बाद हमें रेज़े भी एक कैफ़े में काम करते हुए दिखती है। फिर हमें एक बार फिर चेनसॉ मैन के एक सॉन्ग में घोड़े दिखाए जाते हैं, वैसे ही जैसे एंडिंग 5 में दिखाए गए थे, शायद इसलिए क्योंकि हॉर्समैन का इतना बड़ा रोल है चेनसॉ मैन की पूरी स्टोरी में। इसके बाद यहाँ पर जहाँ फील्ड लिखा हुआ है वहाँ पे हमें पीछे देंजी के सपनों का दरवाज़ा दिखता है, और इसके आगे जो पोचीता है वो सीधा वॉल्यूम 5 से उठाया गया है। इसके बाद हमें देंजी की फैंटेसीज़ में ये भी दिखता है कि वो किसी के साथ एक एक्वेरियम पे गया है, और यही चीज़ हमें आगे चल के मांगा में भी दिखती है। जिस सीन में देंजी के हाथ में एक पिन रहता है और उसके नीचे एक ब्लास्ट हो जाता है, वैसा ही एक सीन हमें 1994 की हॉलीवुड फिल्म लियोन द प्रोफेशनल में देखने को मिलता है। और कहा जाता है कि उसी फिल्म के एक कैरेक्टर से रेज़े भी इंस्पायर्ड है, क्योंकि वो भी बचपन से उसके तरह एक असैसिन रह चुकी है और अपने गले पर एक चोकर पहनती है। लेकिन एक चीज़ जो चेनसॉ मैन के क्रिएटर फुजीमोटो ने खुद कहा है वो ये है कि उन्हें जिनरो द वुल्फ ब्रिगेड नाम की एक 1999 की एनिमे फिल्म से रेज़े का इंस्पिरेशन मिला था, और वो था एक ऐसा सीन जिसमें एक लड़की अपने बैग में छुपे बॉम्ब का पिन खींचकर एक धमाका कर देती है। जब देंजी पैसे डोनेट करने जाता है और उससे बदले में एक फूल मिलता है, तो जो औरत उसे वो फूल देती है उसके बालों का कलर मूवी में चेंज करके डार्क कर दिया गया है, जो कि उतना बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स आगे चल के दिखने वाला है जिनके अलग अलग हेयर कलर्स हैं, इसलिए एक लाइट हेयर्ड कैरेक्टर कम होने पर कोई चेंज नहीं होने वाला है। जब हमें फिल्म में टाइफून डेविल का कॉन्ट्रैक्टर दिखता है, तो एक चीज़ जो मांगा में नहीं हुई थी वो ये थी कि वो किसी पर अटैक करता है, जो कि उसे ज़्यादा डरावना बनाने के लिए ऐड किया गया होगा। अब बात करते हैं उसकी जिसके लिए आप सबने इस वीडियो पर क्लिक किया। पूल सीन के दौरान एक काफ़ी अच्छा म्यूज़िक बजता है, और इस OST का नाम है इन द पूल, और ये ऑलरेडी चेनसॉ मैन फैंस के बीच बहुत ही पॉपुलर हो चुका है। लेकिन एक चीज़ जो इंडियन फैंस ने नोटिस की वो ये है कि ये म्यूज़िक ओम शांति ओम के सॉन्ग मैं अगर कहूँ से काफ़ी मिलता जुलता है। इस सीन के दौरान हमें एक मकड़ी अपने जाल में एक तितली को फंसाते हुए दिखती है, और इस मकड़ी की तरह ही रेज़े भी अपने जाल में देंजी को फंसा चुकी है।
जब रेजे टाइफून डेविल के कॉन्ट्रैक्टर का गला दबा रही होती है तो वो सीन कई फैंस को नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन के एक सीन की याद दिलाता है। और इससे पहले भी हमें सीजन 1 में नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन के एक सीन का रेफरेंस मिल चुका है। इसके बाद रेजे जो रशियन गाना गाती है वो आपको मांगा में सिर्फ रशियन में ही दिखेगा, लेकिन इस मूवी में आपको इसका ट्रांसलेशन भी दिख जाएगा इंग्लिश सबटाइटल्स में। और मूवी में एक और एक्स्ट्रा चीज़ ये है कि इस सीन के दौरान हमें बाकी कैरेक्टर्स भी दिखाए जाते हैं जो कि मांगा में नहीं हुआ था। इसके बाद जब डेंजी के वेट करते वक्त एक डरावना सा म्यूजिक बजता है, वो इस सीन को और भी इंटेंस बना देता है मांगा से। आपको क्या लगा था कि आगे क्या होने वाला था इस सीन को देखते वक्त, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर जब दोनों फेस्टिवल में जाते हैं और रेजे अपनी असलियत डेंजी को दिखा देती है तो वो इस मूवी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जो मूवी के ठीक बीच में हुआ, और इसके बाद एक्शन ही एक्शन है। और इस सीन में डेंजी और रेजे दोनों के चेहरे पर मांगा से ज़्यादा खून ऐड कर दिया गया है। जब एंजल डेविल आकी को पूछता है उसकी मौत के बारे में फ्यूचर डेविल से पूछने और आकी इनकार कर देता है, तो ये सीन भी मूवी में एक्स्ट्रा ऐड किया गया था। जब नोमो रेजे के बारे में पूछता है और खुद ब खुद कुछ बड़बड़ाता है तो इससे हमें ये पता चलता है कि शायद उसे ये बात पहले से पता थी जो कि शिबे ने आकी को एंड में बताया था। इसके बाद जब डेंजी ट्रांसफॉर्म होता है तब एपिसोड 3 के एंडिंग सॉन्ग का फुल वर्जन बजने लगता है जो इससे पहले कहीं भी रिलीज़ नहीं किया गया था। और इसी सीन के दौरान डेंजी एक काफ़ी आइकॉनिक डायलॉग बोलता है कि मेरी ज़िंदगी में जितनी भी लड़कियां आई उन सब ने मुझे मारने की कोशिश की, हर किसी को चेनसॉ का दिल चाहिए, लेकिन डेंजी के दिल के बारे में कोई क्यों नहीं सोचता। और अब इस डायलॉग का एक अलग ही फैन बेस बन चुका है। यहाँ तक कि जब इसकी पूरी हिंदी डबिंग टीम और कई फैंस मिलकर इस मूवी को देखने गए थे तो कई लोगों ने तो उस दिन इसको अपने इंस्टा स्टोरी पे अपलोड किया। लेकिन आप एक चीज़ इस सीन के बारे में नहीं जानते होंगे कि इसमें एक चीज़ मांगा से हटा दी गई है, और वो एक ऐसे सीन से रिलेटेड है जो सीज़न 1 में भी नहीं एनिमेट हुआ था। मैं बात कर रहा हूँ मसल डेविल वाली लड़की की जो यहाँ पर माकी मापा और कोबिनी और हिमनो के साथ अपीयर होती है, लेकिन सीज़न 1 में उसको एनिमेट ही नहीं किया गया था क्योंकि मसल डेविल वाली पूरी फाइट सीन को स्टोरी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं समझा गया और इसमें जो बातें बताई जाने वाली थी वो पहले ही बता दी गई थी। इस सीन के बारे में और जानने के लिए ऊपर दिख रहे लिंक पर क्लिक कीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको वही लिंक मिल जाएगा। इस पूरे सीन के दौरान जिस ट्रक पर रेजे खड़ी थी उसका ड्राइवर कुछ ज़्यादा ही शांत लग रहा था, जबकि उसके सामने वाली गाड़ी पर ही एक डेविल खड़ा है, इसलिए उसे भुगतना भी पड़ा जब उसकी ट्रक ब्लास्ट हो गई। जब आकी मरने की एक्टिंग करते हुए अचानक से रेजे पर अटैक कर देता है डेंजी को बचाने के लिए, तो यही पैतरा बाद में डेंजी भी आजमाता है एक बहुत बड़ी फाइट में जो हमें सीज़न 2 में दिखेगी। जब बीम डेंजी से कहता है अपने चेन्स को स्पाइडरमैन की तरह यूज़ करने के लिए, तो डेंजी अपने चेनसॉस बाहर निकालता है और तभी आपको एक पल के लिए पोचीता का चेहरा भी दिखेगा। इसके बाद जब वो बीम की सवारी करता है तो ये बिल्कुल नेपोलियन की एक पेंटिंग जितना शानदार लगता है, और एनिमे में तो इसे और भी शानदार बना दिया गया है। इसके बाद जो हमें फाइट सीन्स दिखते हैं उसमें काफ़ी कुछ नया है, इसलिए ये पहले से ज़्यादा लंबी भी है। खासकर कि डेंजी और बीम की टाइफून के साथ लड़ाई, जिसमें एक सीन तो बिल्कुल किसी नए कवर पेज जैसा लगता है। जिस चैप्टर में ये लड़ाई होती है उसका नाम शार्कनेडो है, और शार्कनेडो मूवीज़ में हमें शार्क से भरे तूफान दिख चुके हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे एक और बहुत ही पॉपुलर डार्क फैंटेसी मांगा का एक रेफरेंस मिल जाता है जो कि है बर्ज़र्क। क्योंकि जब डेंजी बीम की सवारी करते हुए टाइफून को ख़त्म करता है तो पैनलिंग और पोजीशन सब वैसे ही थे जैसे गट्स और जॉर्ड के गणेश के खिलाफ टीम अप में हुए थे। रेजे का ढेर सारे छोटे छोटे बॉम्ब्स इस्तेमाल करना और बाकी कई सीन्स बिल्कुल नए हैं जो सिर्फ मूवी में ही हैं। आखिर में जब डेंजी अपने साथ रेजे को पानी में खींचता है तो ये तो मांगा में बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाता है, लेकिन इसी को एनिमे में काफ़ी बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है और आप फील कर सकते हो कि ये फ़ाइट बस एक फ़ाइट नहीं है। इस सब के बाद जब रेजे पैसे डोनेट करने जाती है तो मूवी में हमें एक नई ड्राइंग भी दिखती है जो किसी बच्चे ने बनाई होगी, जिसमें टाइफून डेविल बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करते हुए दिख रहा है। इस डिटेल को पॉइंट आउट करने के लिए मेरे दोस्त एंड्रयू सार्थक को शाउट आउट। आखिर में जब माकीमा के ऑर्डर्स पर एंजल डेविल रेजे पर अटैक कर देता है तो उसके वेपन्स के फ्लैशी इफेक्ट्स बस आपको मूवी में ही देखने को मिलेंगे जो उसे और भी कूल बना देते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मुझसे कोई डिटेल्स मिस हो गई हो जो आपने नोटिस की हो तो मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।